नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपके सुझाव मुझे मिल रहे हैं और चैनल को जिस तरीके से लोग स्वीकार कर रहे हैं, लोग अपना रहे हैं, मुझे काफ़ी मेरा मनोबल बढ़ा हुआ है और आपसे एक ही निवेदन है कि इस चैनल को देखें और इस कंटेंट को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने और लोगों जो जानने वाले लोग हैं, उनमें भी इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं। और आज की जो बड़ी चर्चा है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय अपने देश के लोकतंत्र के लिए है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और अब कल से, जो सोमवार से जो सेशन शुरू होगा, उसके बाद संविधान के ऊपर जो 75वां साल है संविधान का, उसके ऊपर दो दो दिन दोनों हाउसेज में डिस्कशन है। और उसके बाद मोस्ट लाइकली जो सारे पार्लियामेंट के रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि पार्लियामेंट को प्रोरोग कर दिया जाएगा, यानी कि 20 तारीख को जो उसकी सेशन की डेट खत्म होने की जो डेट थी, उससे पहले ही पार्लियामेंट को आई थिंक सानेडाई प्रोरोग कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरा विंटर सेशन अदानी की भेंट चढ़ गया, और उस विंटर सेशन के बीच में अदानी ने पूरा खेल इंडिया अलायंस के साथ कर दिया। एक तरफ बीजेपी महाराष्ट्र जीतती है, दूसरी तरफ अदानी के ऊपर जो यूएस की इंडाइटमेंट रिपोर्ट आई थी और अदानी के ऊपर घूसखोरी और रिश्वतखोरी के चार्जेस लगे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा। उसके बाद जब इंडिया अलायंस की पार्टीज ने इस मुद्दे को संसद में अलग अलग तरीके से उठाया, तो अब अदानी ने इंडिया अलायंस के साथ ही खेल कर दिया। और वो खेल क्या था? पूरे इंडिया अलायंस को तितर बितर करके रख देना। अब आप देखिए, शरद पवार की अगर हम बात करें तो वो कोई और सुर में बात कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे कुछ और बोल रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी कुछ और बोल रही है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब उनको बोला जा रहा है कि इंडिया अलायंस वो हेड करे, जबकि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के खेमे से कुछ खबर ही नहीं आ रही है, बिल्कुल चुपचाप सब बैठ गए। सन्नाटा छा चुका है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कि करना क्या है। हालांकि आज शरद पवार मरकटवाड़ी में गए थे और जिस गांव में बैलेट पेपर का समर्थन किया था और वहां के जो विधायक थे, उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा भी देने के लिए तैयार हूं, तो फिर उस गांव में आज ईवीएम के खिलाफ, चुनावी मशीन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की कोशिश की है शरद पवार ने। लेकिन क्या इंडिया अलायंस पूरा एकजुट होकर इस इशू को उठा पाएगा? लेकिन उससे भी जो बड़ा सवाल है कि क्या अदानी सफल हो गए हैं इंडिया अलायंस को तोड़ने में? अदानी ने वो खेल इंडिया अलायंस के साथ किया है जो कि हमेशा लोकतंत्र के लिए एक बड़ा बट्टा के रूप में साबित हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र जब विपक्ष रहेगा ही नहीं तो फिर लोकतंत्र कैसा? मोदी जी का अगर एक छत्र राज अगर है, तो फिर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहां से रहेंगे? तो अदानी के इस बड़े खेल को आज हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पूरे इंडिया अलायंस को उन्होंने एक तरीके से तितर बितर करके रख दिया है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर सुनील शुक्ला जी हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ केपी मलिक साहब हैं। कोमल, आप? हाँ, केपी मलिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ। मलिक साहब, आपका भी स्वागत है। अनिल सिन्हा जी ने भी लॉग इन कर लिया है, प्लीज आप उनको एडमिट करें। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। और मैं आज की चर्चा में केपी मलिक साहब से शुरू करती हूँ कि मलिक साहब, क्या ये कहना सही होगा कि पार्लियामेंट के आखिरी हफ्ते में अब ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि गौतम अदानी ने जो खेल इंडिया अलायंस के साथ किया है, उससे ऐसा लगता है कि पूरा इंडिया अलायंस तितर बितर होकर अब दिख रहा है? देखिए नीलू जी, अगर आप खाली अडानी के मैटर को देखें, खाली वही नहीं चल रहा है, इसके अलावा कई सारी चीजें चल रही है। एक नया नाटक जो देखने को मिला है, जिससे मैं सबसे ज्यादा हैरान हूं, वो महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने मुंबई में एक प्रोग्राम में कृषि मंत्री के साथ किया और वो टिके नहीं 2 दिन भी। 2 दिन बाद ही उन्होंने वो अपनी जो है पुरानी जो उनकी आदत है वो दिखा दी उन्होंने हाउस में आके। पहले उनको ऐसे लताड़ रहे हैं कि जैसे कटघरे में खड़ा कर दिया कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और 2 दिन बाद उनको किसानों का भाई और किसानों का चहेता और क्या क्या उनको पदवी उनको दे दी। तो ये एक नाटकबाजी चल रही है और ध्यान बटाने की, मीडिया के लोगों को ध्यान बटाने की कई सारी चीजें चल रही है। एक नया नाटक वहां चल रहा है हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे किसानों के लिए। कभी आप आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, कभी आप उन पर लाठी बरसाते हैं, कभी आप उनके ऊपर फूल बिखेरते हैं। अजीब तरह का एक नाटक हो रहा है। और आप बताइए कि हरियाणा पुलिस का, हरियाणा के प्रशासन का क्या लेना देना है? उनको दिल्ली जाना है, हरियाणा पार करना है।
आपको लॉ एंड ऑर्डर उनसे देखना है। 100 किसान निहत्ते जा रहे हैं, हजारों की संख्या में पुलिस लगी हुई है। अगर आप ध्यान से उस चीज को देखें, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर इतने इंतजाम नहीं होंगे जितने इंतजाम वहां बॉर्डर पर किए हुए हैं। तो ये एक मजाक देश में चल रहा है ताकि ध्यान लोगों का बटा रहे। एक तो ये चीज है कि नई नई चीजें आप देखने को मिल रही है, और हाउस अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे वहां नई 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 चीजें, नए नए सगुफे आपको दिखाई देने पड़ेंगे। आप देखिए हास्यास्पद घटना जो 2 दिन पहले हुई है राज्यसभा में, कि एक नोटों की गड्डी मिलती है और कितना जल्दी संज्ञान लेते हैं उपसभापति सभापति जी उसका, और बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे पाया गया सीट नंबर 222 के नीचे, और वो जो है अभिषेक मनु सिंघवी की सीट है। ये है, क्या जल्दी थी आपको बताने की? और आप पहले जांच करते। वहां मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट का, कि राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे नई पार्लियामेंट बनी, यहां तक कि पुरानी पार्लियामेंट में भी दर्जनों कैमरे लगे हुए हैं। और एक फिश आई कैमरा होता है जिसको हम फिश आई बोलते हैं, आपको तो नीलू जी पता होगा, टीवी में काम किया है। फिश आई कैमरा ऐसा होता है कि वो लेंस फिश की तरह फैला होता है और वो एक एक कोने पर नजर रखता है, उससे आप, और वो 24 घंटे उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो आपको ये पता करना चाहिए ये पैसे किसने रखे, कहां से आए, क्या हुआ। और 50,000 का मैटर है। मैं तो यही कह दूं कि अगर वो अभिषेक मनु सिंघवी के नहीं भी थे और वो यही कह दें हाँ भाई मेरी जेब में से निकल के गिर गए, तो कौन सा तूफान आ गया इसमें? और आपको जांच करनी चाहिए कौन पैसे रखने आया, किस लिए, इसकी कोई जांच नहीं हुई। और आप देखिएगा इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, क्योंकि ये भी एक ध्यान बटाने का एक सगुफा है, एक ध्यान बटाने का एक तरीका इन लोगों का है कि कम से अनिल कम साहब, आपसे। क्या ये सारी चीजें इस बात को शो नहीं करती कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है, और ये ताकत अब केवल बीजेपी तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस समय पूरा विपक्ष अगर गौतम अदानी के ऊपर बहुत हार्ड हिटिंग तरीके से अटैक कर रहा था, उनको टारगेट कर रहा था और उनके ऊपर से सवाल पूछ रहा था, तो जाहिर सी बात है कि इस समय जब वो सरकार बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो फिर इंडिया अलायंस को तोड़ना तो उनके लिए एक चुटकी का काम है, और वो उन्होंने तोड़ कर रख दिया, ध्यान भी भटका दिया, और साथ में इंडिया अलायंस के साथ जो खेल करना था वो भी उन्होंने कर दिया। वो आप ताकत पूछ रहे हैं कि वो कौन सी ताकत है, सबको पता है अडानी की ताकत है। आज चाहे संसद भवन हो चाहे दूसरी जगह हो, चर्चा किस चीज की चल रही है? विपक्ष क्या मांग कर रहा है? विपक्ष की मुख्य मांग यही तो है ना कि अडानी पे चर्चा हो। जो अमेरिका ने 2200 करोड़ का आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, आपके खिलाफ वहां से समन है, उस पर तो चर्चा करना चाहता है ना विपक्ष। तो हमें उससे बचाना है, तो बचाने के लिए हम ये तमाम श्याम दाम दंड भेद कर रहे हैं। अब आप देखिए समाजवादी पार्टी आज कह रही है कि हमें महाअघाड़ी के साथ नहीं रहना है। क्या हो गया भाई? ऐसी कौन सी बात हो गई है? तो अभी आपने पीछे देखा कि अभिषेक मुखर्जी कहते हैं कि हम फलाने मुद्दे पे इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। तो ये सारी चीजें ये है कि अलग अलग ये बांटो, वही वाली बात है कि बांटो। जी, जैसे हरियाणा में आपने 35-1 बांट दिया, तो ये सब बांटने वाली रणनीति है, क्योंकि इकट्ठे रहेंगे तो वार ज्यादा करेंगे, बढ़ जाएंगे तो बिल्कुल। वार नहीं कर पाएंगे। तो यही एक देखिए, रणनीति मुझे दिखाई देती है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, और आपने जो कहा कि सबको बाँट दो, और बाँटने से जब एकता नहीं रहेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस पूरे इश्यू को मुखरता से नहीं उठाया जा सकेगा। अनिल सिन्हा जी, आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ई में अदानी इस सेशन को इस सेशन को उन्होंने भंग एक तरीके से अपने तरीके से कर दिया और इंडिया अलायंस को भी तोड़ दिया एक तरीके से? अब इंडिया अलायंस में कोई यूनिटी नज़र नहीं आ रही है, जो कि होनी चाहिए थी। कांग्रेस को सन्नाटा छा गया है। उसके बाद जो बाकी पार्टीज हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी देख लीजिए, शरद पवार की पार्टी देख लीजिए, सब इस समय अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो क्या ये अदानी का एक बड़ा खेल आपको नजर आ रहा है इंडिया अलायंस के साथ? जी। देखिए, वो आप कह रहे हैं बांटने वाली बात, मुझको लग रहा है क्या कि उसको थोड़ा संशोधित करना चाहिए। खरीदने वाली बात है। अडानी अडानी का की जो सफलता है वो तो खरीदने में ही हो सकती है ना। अब वो किस तरह से क्या खरीदा है आपने देखा है, उसको पूरा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए और हिस्टोरिकली टाइमलाइन के हिसाब से देखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने 2.5 साल पहले सरकार गिराई महाराष्ट्र में, और सूरत से लेकर के गुवाहाटी, गोवा सब का नाटक आपने देख लिया। विभत्स जो है नाटक दिखाया गया, किस तरह से अश्लील जिसको आप कहते हैं, वल्गर ये जो ड्रामा
वो तो खजुरिया और हजुरिया जो चला था, जिसमें कि एमएलए सब ले जाए गए थे महफूज, मतलब कहीं पर दल बदल से बचने के लिए, उससे भी ये अलग था। इसमें तो डांस करते हुए वगैरह के वीडियो भी आए। तो वो वहां से अब स्टार्ट करिए महाराष्ट्र का एपिसोड, कि उन्होंने एक तो पहले जो एक लेजिटिमेट सरकार थी वो अलग है कि जीत करके आए थे, अलग हुआ। एक पार्टी ने तय किया था कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे, तो उसमें ईडी का भी इस्तेमाल किया। फिर पैसा सब लोग जहाँ मतलब चर्चा है उसको तो आप साबित कर नहीं सकते कि 50 करोड़ रुपया लेकर के पर एमएलए उनको खर्च हुआ। तो इतने पैसे मतलब कि समझ लीजिए कि 50 करोड़ जो है एक को, तो आप 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है उससे ज्यादा का ही हो गया। कितना हो गया तो थोड़ा कैलकुलेट करना मेरे लिए, थोड़ा मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है, लेकिन अगर मान लिया 100 एमएलए इधर से उधर या 75 एमएलए हुए तो 15 to 75 या 70 रख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना करोड़ रुपए हो गए। तो ये मतलब 1200 करोड़ के आसपास मेरे ख्याल में हो जाएगा ये। तो ये जो है वहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर ह्यूज मनी खर्च हुआ है, सब लोग जानते हैं। सिर्फ इस्तेमाल नहीं हुआ है ये ईवीएम का, मतलब ईवीएम को बदलने या उसमें ज्यादा काउंटिंग करने, जितना वोट पड़ा है उससे ज्यादा इलेक्टोरल रजिस्टर जो है उससे नाम गायब करने, नाम जोड़ने, ये सब जो हुआ है मतलब सरकार के तरफ से। लेकिन ये सब भी बिना पैसे के नहीं हुआ है। आप इसके लिए भी आदमी लगता है, आप एप्लीकेशन देते हैं, सारा कुछ। एक तंत्र ने पूरे इलेक्शन जो प्रोसेस था, इलेक्टोरल प्रोसेस, उसको ये कर दिया, मतलब हाईजैक कर लिया, उसको तोड़ ताड़ के छिन्न भिन्न करके रखा। उसके बाद जब जीत हो गई, अब जीत में इसमें अब बहुत सारा हुआ है, जिसमें कि आप देखें कि हेमंत सोरेन वाला बेस्ट एग्जांपल है कि वहां पर जो कैंडिडेट उनके मतलब जो उनका प्रपोजर था उन्हीं को उड़ा के ले गया था, लेकिन खैर वो बच गए, फाइट किया। तो ये अब इलेक्शन के बाद जो आपको दिख रहा है, उसके बाद दिखाई दे रहा है, देखिए नॉन ये थे क्या कहते हैं ममता बनर्जी का अडानी से, अडानी हल्दिया पोर्ट वाला जो उनका डील है, और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है। और उन्होंने ओपनली जिस समय में राहुल गांधी इसके खिलाफ लड़ रहे थे, अडानी के खिलाफ, उनकी सदस्यता जा रही थी, ये सब कारोबार उनका जारी था। और दूसरा है कि मतलब एक अंडर हैंड उनका टैसिट अंडरस्टैंडिंग बीजेपी से भी था, क्योंकि वो बाकी को उन्होंने आउट कर दिया। सेकेंड मतलब कि बीजेपी और उनके बीच में जो स्पेस था, अपोजिशन स्पेस, उसको भी बांट लिया। अडानी भी उसमें एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अडानी मतलब मोदी को के साथ लाने में ममता को क्या, ये बात नहीं सोचना चाहिए कि अडानी की वजह से ही मोदी के साथ है वो, ये भी समझना चाहिए। मतलब अडानी एक कॉमन फैक्टर है उन लोगों के बीच में, और बाकी के अलावा मतलब एक वो भी फैक्टर। इसी तरह से जितनी पार्टियां आपको दिख रही है, इसका मतलब ये है कि हर पार्टी में जो उनका सेल, स्लीपर सेल था अडानी समर्थक, वो तो एक्टिव था ही, और उनको अब क्या हुआ है डील उनका कहना मुश्किल है। ये मैं क्योंकि हमारे और आपके पास उसका उदाहरण नहीं है, लेकिन अपेरेंटली दिख रहा है कि जब वो अडानी के विरोध में कांग्रेस और राहुल गांधी ले करके मतलब काला ये और बकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब ये पार्टियां, और उसके बाद महाराष्ट्र का इलेक्शन हाईजैक कर लिया, पूरा लूट लिया करीब करीब इलेक्शन को। इसका उदाहरण मार्केटवाड़ी दिखाई दे रहा है, सामने आ गया है। जब इस प्रोटेस्ट को ले जाना था आगे, वो और उनको ज्यादा था ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी में जो चुनाव आयोग की जो भूमिका पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के समय में, उनको फेजेज में इलेक्शन कराना, कम्युनल भाषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना, उनकी खुद की, आपको याद होगा वो जो सीट थी वहां की, कौन सा वो जो सिंगू नहीं, वो जो क्या नाम है, सिंगूर, और दूसरा जो है वो जो जगह का नाम है शंभू बॉर्डर की आप बात कर रहे हैं? वो नहीं, वहां पे जो हल्दिया पोर्ट के पास में ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां मारपीट हुई थी असेंबली इलेक्शंस के दौरान, तो वो जो है इन ऐसे कारनामे, वहां और भी कई सारे कारनामे
इलेक्शन कमीशन ने वहां किए, उसके खिलाफ खुद ममता बनर्जी ने कहा था। उसके बाद वो कैंपेनिंग में जिस तरह से किया इन्होंने, वो किया था, सब उनके खुद के एलिगेशंस है। ये उस सब को भूल करके वो मार्केटवाड़ी जो प्रोटेस्ट है उसके पक्ष में आने के बदले वो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा रही। और उनको ये काम वो पहले से कर रही थी, ये काम वो कर रही थी। एक आपको याद होगा कि बीआरएस के साथ मिल करके एक मुहिम चली थी, और ये बीआरएस भी यही अडानी का आदमी ये लोग थे, और कि नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी करके करें, जिसको पवार, शरद पवार ने माना नहीं था। तो ये जो है फिर वही लॉबी ये तय हो गई है, और ये 5 साल अडानी के लिए ये सरकार काम करते रहे, ये इसका इंतजाम करने वाले हैं, इसीलिए अडानी तोड़ दे। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ये खुद भी चाह करके इंडिया गठबंधन को तोड़ नहीं सकती हैं ममता बनर्जी भी, क्योंकि वो जो है पीपुल्स चॉइस है। लोगों के की वजह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद बना इंडिया गठबंधन, और उनको आना पड़ा इकट्ठा, और इसी तरह से उनको कुछ नहीं, ये मार्केटवाड़ी प्रोटेस्ट अगर आगे बढ़ा तो ये सारी पार्टियां साथ आएंगी, और नहीं तो अपना ग्राउंड लूज करेंगे। इनको लग ये रहा है कि अब तो हमको इलेक्शन अभी है नहीं, तो अभी हमको क्या दिक्कत है, लेकिन ये गलत समझती हैं। इनको 74 का आंदोलन याद रखना चाहिए। सरकारों को इस्तीफा देना पड़ा, पीपुल्स प्रेशर, उनको कोई तरह के बहुमत की कमी नहीं थी, जीत करके वो सरकारें आई थी। वो गुजरात की सरकार, बाद में बिहार में भी सरकार बदलनी पड़ी। ये जो है उनको रिजाइन करने की नौबत आ सकती है। और आप जानते हैं इमरजेंसी और ये सब का किस्सा, कि किस तरह से इंदिरा गांधी तक को मतलब पीपुल्स प्रेशर के सामने झुकना होगा। अडानी वाला नहीं चलेगा। हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन सुनील जी, आपको क्या इस समय लग रहा है कि जिस तरीके से डायनामिक्स महाराष्ट्र चुनाव के बाद बदलते हुए नजर आ रहे हैं, शरद पवार किसी और डायरेक्शन में, उद्धव ठाकरे किसी और डायरेक्शन में, ममता बनर्जी चाह रही हैं कि वो इंडिया अलायंस की एक तरीके से हेड बन जाएं, और अलग अलग लोग उनको सिग्नल्स दे रहे हैं। क्या ये सब किया कराया केवल अदानी का है? जो बात अभी अनिल जी कह रहे थे कि पीछे कहीं ना कहीं अदानी का ही हाथ है इन सब पार्टीज को अब एक्टिवेट करने में। और जो थर्ड फ्रंट जिसकी बात हम नहीं कर रहे थे भाई, वो इंडिया अलायंस बन गया था। आज इंडिया अलायंस एक तरीके से बिल्कुल जो अंग्रेजी में फ्रेज होता है इन टैटर्स, उस तरीके से नजर आ रहा है। और क्या इसके पीछे अदानी का हाथ आपको लगता है? जी धन्यवाद नीलू जी। एक तो यह परसेप्शन बनाना कि इंडिया अलायंस बिखर रहा है, यह अपने आप में तथ्यपरक नहीं है। जिन घटनाओं का आप उल्लेख करें, आपने ममता बनर्जी का नाम लिया। अडानी के मसले को कांग्रेस ने जब आगे बढ़ाने की कोशिश की तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ही ममता बनर्जी की मुलाकात कोलकाता में अडानी के साथ हुई थी। आप याद कीजिए उस घटना को। अडानी के खिलाफ कब खड़ी हुई है ममता बनर्जी? अडानी के मुद्दे को अगर आप याद कीजिए तो केवल और केवल कांग्रेस लेकर के आगे बढ़ी। जिस समय कांग्रेस अडानी और अंबानी ये दो नाम लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी, उस समय अंबानी के यहाँ शादी में पूरा विपक्ष मौजूद था। कांग्रेस के इस राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे को आप छोड़ दीजिए, तो कौन नहीं गया था उसमें? क्या उस बिना पर क्या ये बिखर गया हो? ये तो नहीं हुआ। ये केवल ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वह इस बात के लिए कोशिश की जा रही है कि एक तरह का इंडिया दल समूह को कमजोर दिखाया जाए। इंडिया दल समूह का नेतृत्व, इंडिया दल समूह के मुद्दे, अडानी के खिलाफ संघर्ष, ये सभी बातों को लेकर केवल राहुल गांधी और कांग्रेस चल रही है, इसके अलावा कोई नहीं चल रहा। अगर आप उस संघर्ष की बात करेंगे, और जो बात कहने सिन्हा जी उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं कि यह जनता के दबाव में बना हुआ गठबंधन है, यह कोई शौकिया बना हुआ नहीं है, यह राजनीतिक व्यवस्था है लोगों की। और आज जो विपक्ष को जिसका प्रतिनिधित्व इंडिया दल समूह करता है, उसको विश्वसनीयता दिलाने का श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? क्या कांग्रेस के अलावा किसी और को श्रेय दे सकते हैं या भारतीय मैंने राष्ट्र देशव्यापी स्तर पर? निश्चित रूप से अन्य दलों की भूमिका है, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर पैन इंडिया किसने इस पूरी की पूरी मुहिम को विश्वसनीयता दिलाई? कांग्रेस ने दिलाई।
राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही तो विपक्ष की स्वीकृति बढ़ी, अन्यथा विपक्ष की क्या स्थिति थी? अडानी कभी नहीं चाहेंगे कि विपक्षी दलों में एकता हो, लेकिन विपक्षी दलों की एकता में सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस उनके मुद्दे को छोड़े। अगर कांग्रेस उनके मुद्दे को नहीं छोड़ने के लिए तैयार है, तो फिर ममता जी उनके बारे में क्या बयान दे रही हैं और अखिलेश यादव क्या बयान दे रहे हैं, वो मान नहीं रखता। अडानी के साथ शरद पवार ने कब अपनी दूरी बनाई? जब पूरा संघर्ष चला था उन्होंने कहा कि अडानी से मेरे संबंध है, उन्होंने इनकार किया क्या? उन्होंने जब अजीत पवार का बयान आया कि सरकार बनाने को लेकर के जब चर्चाएं चल रही थी, तो एक बैठक में अडानी मौजूद थे, शरद पवार ने उसको स्वीकार किया कि हाँ बैठक में वही मौजूद थे, और उस बैठक को उन्होंने अडानी ने आयोजित की थी। तो वह दूरी, उस जो दूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने बनाई है, वो तो किसी दल ने नहीं बनाई। और कांग्रेस की ही विश्वसनीयता के आधार पर, कांग्रेस की ही राजनीतिक गतिविधियों के आधार पर अडानी का मुद्दा अभी तक जीवित है। उस मुद्दे से बाकी लोगों ने तो अपनी दूरी बनाई ली, और ये सबको समझाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस का जो उद्भव है वो बाकी दलों के लिए एक संकट की स्थिति है। अरे कभी ये संभव है क्या? आज जो समाजवादी पार्टी का संदर्भ उत्तर प्रदेश में है, उसको 2-4-10 सालों में कांग्रेस पलट देगी। लेकिन अगर आप समाजवादी पार्टी की जो ये सफलता है, उस सफलता के पीछे कांग्रेस की भूमिका से कोई इनकार कर सकता है? इंडिया दल समूह की भूमिका से कोई इनकार कर सकता है? भाई समाजवादी पार्टी के पास सामाजिक समीकरण क्या रहे हैं? एमवाई के, वो तो लगातार फेल होता चला आ रहा है। 17 में फेल हुआ, 22 में फेल हुआ, 19 में फेल हुआ, आगे 24 में तो सफलता मिली आपको। 24 में सफलता कब मिली? जब कांग्रेस के साथ आप खड़े हुए। कांग्रेस ने एक पूरा राष्ट्रव्यापी एक माहौल तैयार किया। तो आप अगर आप इस समय इंडिया दल समूह से अलग होकर के आप उस पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने के समय सफल हो सकते हैं क्या, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बननी चाहिए? ममता बनर्जी की राजनीतिक मजबूरी, ममता बनर्जी निश्चित रूप से एक नेता है, पश्चिम बंगाल की नेता। पश्चिम बंगाल में वो बड़ी ताकत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ममता बनर्जी तमिलनाडु में भी एक ताकत है, कर्नाटक में भी एक ताकत है, मध्य प्रदेश में भी एक ताकत है, ये तो नहीं स्वीकार कर सकते हैं आप। ममता जी ने हमेशा दूरी बना करके रखी। वो कभी संघ की तारीफ करती हैं, कभी उसकी आलोचना करती हैं, कभी प्रधानमंत्री की तारीफ करती हैं, कभी उनकी आलोचना करती हैं। उनके वक्तव्यों में और उनके स्टैंड में कंसिस्टेंसी कब रही है? कभी भी आप बताइए उन्होंने इस मुद्दे के साथ अपने आप को जोड़े रखा जिस किसी बात को उन्होंने उठाया? ठीक है, लेकिन वो इंडिया दल समूह के साथ उन्होंने कभी कहा क्या कि इंडिया दल समूह में नहीं रहेंगे? जब पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की थी, उस समय भी कहा कि मैं इंडिया दल समूह में हूं, इंडिया दल समूह से मैं अलग नहीं हुई। और अगर उनका मैंने अकेले चुनाव लड़ना पश्चिम बंगाल में, निजी तौर पर मैं उसको गलत निर्णय भी नहीं मानता। मैं मानता हूं कि कांग्रेस भी अगर वहां चुनाव लड़ रही थी, तो कम से कम वामपंथी दल भी वहां चुनाव लड़ रहे थे, तो ममता बनर्जी से असंतुष्ट मतदाताओं के लिए एक प्लेटफॉर्म था जहां जाकर के अपना मतदान कर सकते थे। अगर केवल ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी आपने सामने होती, मेरा अपना मानना है कि ममता बनर्जी से नाराज लोग भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के लिए मजबूर होते। खैर, ये अलग की स्थिति है। तो इंडिया दल समूह कमजोर हो रहा है। अडानी जी तो बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन अडानी इसको तोड़ ले जाएंगे, मुझे नहीं लगता। कोई भी राजनीतिक दल अपनी पूंजी को गवा करके अलग हो जाना चाहेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अडानी कोशिश करेंगे लेकिन वो कर नहीं सकते हैं, तो क्या ये एक बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस के साथ है? हो सकता है कि सारे दल एकजुट होकर अडानी के कहने पे कि भाई कांग्रेस मुखरता से राहुल गांधी जितना अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं और कोई दल उठा नहीं रहा है, तो क्या कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं सब दल एक साथ मिलकर? कांग्रेस से अलग होकर के कोई गैर भाजपा राजनीति आगे परवाह नहीं कर सकती आज, क्योंकि गैर भाजपा राजनीति का चेहरा कांग्रेस ही है। देश राष्ट्र के पैन इंडिया, सभी अन्य दल भी हैं ऐसे, लेकिन पैन इंडिया चेहरा वही है। भारतीय जनता पार्टी से नाराज, असंतुष्ट जो मतदाता वर्ग है, अगर वह किसी राजनीतिक दल के साथ जाएगा तो उसकी पहली प्राथमिकता कांग्रेस है, या कांग्रेस के साथ रहने वाला कोई गठबंधन है। कांग्रेस को खारिज करके आप या तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कीजिए, किसी को समस्या नहीं है। अब भाजपा के साथ जो लोग राजनीति कर रहे हैं कर ही रहे हैं,
लेकिन अब भाजपा के खिलाफ अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप कांग्रेस को दरकिनार नहीं कर सकते। 2 आदमी बीजेपी से नाराज, मैं नहीं कहता हूं कि हजारों लाखों लोग नाराज हो सकते हैं, 2 ही आदमी नाराज है, लेकिन नाराज अगर है तो कांग्रेस के ही राजनीति की वजह से वह एज गज जा रहा है। अगर आप गैर भाषा मतदाताओं को कंसोलिडेट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसके केंद्र में कांग्रेस है। इस कांग्रेस को इनकार करके कोई भाजपा विरोधी गठबंधन देशव्यापी प्रभावशाली नहीं हो सकता। विभिन्न राज्यों में प्रभावशाली होगा, तमिलनाडु में डीएमके हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में टीएमसी रहेगी, आरजेडी बिहार में रहेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में रहेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रहेगी, लेकिन एक कंसोलिडेट फोर्स बनाने के लिए तो उसमें कांग्रेस का रहना जरूरी है। आज जो इस देश में माहौल बना हुआ है, मेरा अपना ये मानना है कि निश्चित रूप से अडानी या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कोई भी वर्ग वो इस समूह को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप अलग होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश में अभी जो उपचुनाव हुए निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी का यह निर्णय राजनीतिक रूप से गलत था कि उसने कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ाया। कांग्रेस को आपको 1-2 जो भी सीटें दे सकते थे, कुल अगर कांग्रेस कह भी रही थी कि हमें लड़ेंगे, तभी आप कहते लड़िए। और कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, इस थ्योरी को मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जब आप राजनीतिक दल के रूप में चुनाव मैदान में होते हैं तो आपका कार्यकर्ता, आपका समर्थक, आपके नेता, आपके संसाधन सक्रिय होते हैं और एक तरह का मैसेज आता है मतदाताओं में कि आप एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं जी। इन चीजों का असर तो पड़ता है, लेकिन ममता बनर्जी के इस बयान से इंडिया दल समूह बिखर जाएगा, यह मैं स्वीकार नहीं करता। और अगर इंडिया दल समूह के बिखरने की इतनी संभावना है तो जो बातें मलिक साहब ने कही, फिर आपको डाइवर्जन करने की आवश्यकता है। 50,000 रुपए अगर मान लीजिए 500 रुपए की गड्डी गिर गई तो क्या कानूनन गलत है? वो एक 500 रुपए की गड्डी लेकर के चलना नियमानुसार गलत है। अरे जो आप एटीएम कार्ड लेके चलते हैं उस पे 40,000 रुपए निकाल सकते हैं एक बार में, यह उसके छूट है। आपने भी नहीं कहा कि नहीं आप 500 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकते। तो जब एक आदमी एक दिन में एक बार में 40,000 रुपए निकाल सकता है तो 50,000 रुपए लेके चलना अवैध तो है नहीं। लेकिन इस तरह के मनगढ़ंत बातें क्यों लाई जा रही है? अगर आप इंडिया दल बिखर रहा है, इंडिया दल समूह के दल अलग अलग हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय अलग हो रही है, अडानी ने सबको अपने एकदम अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया, तो फिर तक किसी प्रशासन की आवश्यकता ही नहीं है, विपक्षी दल चिल्लाते रहे। फिर आप क्यों किसानों को रोक रहे हैं वहां समूह बॉर्डर पर? आप पढ़ दीजिए या उनका से हटा दीजिए। एक नए जगह सिगुफे छोड़ने की जरूरत क्या है आप? तब फिर आप सब बिखर गए तो फिर आपको चुनौती देने वाली ताकत कौन सी रह गई? अगर चुनौती देने वाली कोई ताकत नहीं है फिर मौज कीजिए आप, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव इस समय जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या अदानी ने पूरे इंडिया अलायंस को तितर बितर करके रख दिया है। अब आप देखिए महाराष्ट्र के चुनाव के बाद क्या हो रहा है। अबू आजमी धमकी दे रहे हैं कि भाई हम तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में रहेंगे नहीं। शरद पवार किसी और भाषा में बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी किसी और भाषा में बात कर रही है, उद्धव ठाकरे के लिए कोई और मुद्दा है। तो अदानी की तो यही मंशा थी। अदानी को जब यूएस इंडाइटमेंट की रिपोर्ट आई, उसके बाद जब अदानी को घेरने की कोशिश की गई संसद में, तो अब अदानी ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया अलायंस को उन्होंने तोड़ दिया। अब किस रूप में तोड़ा है ये पता नहीं है, लेकिन इस समय इंडिया अलायंस वो इंडिया अलायंस तो नहीं है जो हम लोगों ने पिछले साल देखा था। देखिए, महाराष्ट्र को लेके ये सारी चर्चा हो रही है और महाराष्ट्र को लेके मेरा अपना अलग विश्लेषण है और पूर्ण रूप से मुझे नहीं लगता है कि कोई राजनीतिक पंडित मेरी इन बातों को नकार सकेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना शिंदे से लड़ रहे थे, बीजेपी से नहीं। महाराष्ट्र में शरद पवार जी की पार्टी अजीत पवार की पार्टी से लड़ रही थी, बीजेपी से नहीं। वहां की कांग्रेस उन दोनों अपने ही घटक दलों से लड़ रही थी, बीजेपी से नहीं। समाजवादी पार्टी इकलौता राजनीतिक दल महाराष्ट्र में था जिसकी लड़ाई बीजेपी से थी। हमें गठबंधन में कितना सम्मान मिला, ये बात मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है।
इसका दूसरा रूप, अगर आप मेरी इस बात को इनकार करते हैं तो मैं इसका दूसरा रूप झारखंड का दिखाता हूं। झारखंड में जितने भी इंडिया अलायंस के घटक दल थे, उनकी सिर्फ एक व्यक्ति से लड़ाई थी, एक दल से लड़ाई थी, उस दल का नाम था बीजेपी। बीजेपी को शिकस्त मिली। बीजेपी बेईमान पार्टी है, इसमें दो राय नहीं। बीजेपी मक्कार पार्टी है, इसमें दो राय नहीं। छल बल, धन बल, बाहुबल, तंत्र बल, सबका इस्तेमाल वो करती है, इसको भी कोई इनकार नहीं कर सकता नीलू जी। लेकिन अभी सुनील जी ने जो एक बात कही, उस बात को मैं सिरे से निकाल रहा हूं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश कांग्रेस को 3 सीटें दे रहा था, जिसमें एक सीट गाजियाबाद की थी, एक खैर की थी और एक सीट फूलपुर की देने के लिए समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार थी। कांग्रेस का डिसीजन चुनाव लड़ने का नहीं था। कांग्रेस ने अंतिम समय में यह डिसीजन लिया कि खैर और गाजियाबाद जो सीट है, ये परंपरागत रूप से बड़े लंबे समय से बीजेपी जीतती आ रही है, तो हम उसको चुनाव वहां क्यों लड़े। बिग बार्गेनिंग करने का उनका अपना एजेंडा था। उनको लगा कि अगर हम ये 3 सीटें लड़ेंगे और हार गए तो 2027 के चुनाव में हम समाजवादी पार्टी से कैसे बार्गेनिंग करेंगे बड़ी नंबर्स के लिए विधानसभा के चुनाव में। एक स्पष्ट बात यह है, मैं जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है। समाजवादी पार्टी का पहला और आखिरी लक्ष्य बीजेपी की सरकार को हराने का है, इस बात में दो राय नहीं। अडानी फैक्टर वहां है, इसमें भी दो राय नहीं। महाराष्ट्र में तो अडानी साहब शरद पवार जी से भी मिलते हैं, अजीत पवार जी से भी मिलते हैं, शिंदे जी से भी मिलते हैं और उद्धव ठाकरे जी से भी मिलते हैं। सबसे साहब सब कोई मिल रहा है, तो भाई आप कैसे चुनाव लड़ रहे थे, ये बात उन गठबंधन के घटक दलों को जवाब देना पड़ेगा। किस तरह आप चुनाव लड़ रहे थे, आपकी लड़ाई किससे थी, किस तरीके से थी। समाजवादी पार्टी को आपने कितना सम्मान दिया। हम 5 सीटें मांग रहे थे मध्य प्रदेश में, हम 5 सीटें मांग रहे थे महाराष्ट्र में। आप लोगों का इतना बड़ा दिल नहीं है कि समाजवादी पार्टी, एक फैक्टर बताता हूं और इस पैनल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे फैक्टर को गलत कर दो, आप गलत साबित कर दो इसी फैक्टर को जो मैं बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, बड़ी तादाद में बिहार के लोग पूर्वांचल में रहते हैं। इंडिया गठबंधन में बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों का बड़ा एक प्रतिभागिता है और बड़ी इंपॉर्टेंस है, महत्व है। क्या वहां के लीडर्स ने तेजस्वी यादव जी से संपर्क किया कि आप आइए यहां बिहारियों को एड्रेस करिए? नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने साहब? क्या आपको किसी ने रोक रखा था? क्योंकि आप बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, आप लड़ रहे थे अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं। आपको शिंदे को हराना है, उनको अजीत पवार को हराना है, भतीजे को चाचा को हराना है। आप लड़ाई वो लड़ रहे थे। आपने क्यों नहीं इंडिया गठबंधन की तरह बात की? हम लीडर नहीं है इंडिया गठबंधन के, हम एक पार्ट हैं, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दल है। ये बात कांग्रेस को नहीं समझ में आती है क्या? कांग्रेस के रणनीतिकार क्या खाके रणनीतिकारी कर रहे हैं, ये हमें गुस्सा है। हम 2024 के चुनाव में, मैं आपकी डिबेट में इन सभी अपने सम्मानित साथियों के साथ कहता था कि हम हरा देंगे बीजेपी को। हरा दिया हमने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। कांग्रेस क्यों नहीं हरा पाई? क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई जो है उसके अंदर एक, कांग्रेस के अंदर एक आरएसएस है, वो नहीं कभी हरा पाएंगे उनको। और जब हरा पाएंगे तो वो साउथ वाले हरा लेंगे, क्योंकि उनके अंदर आरएसएस नहीं है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, सुन ले कांग्रेस के लोग। जब तक आप अपने अंदर का आरएसएस नहीं निकालोगे, राहुल गांधी दिन रात चिल्लाते रहे कि हम जाति गणना चाहते हैं, हम पीडीए के लोगों को हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आप लोगों से कह रहा हूं। और कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि आप किसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं उदाहरण के साथ। दिल्ली में बिहारियों का बहुत बड़ा रोल है। उत्तर प्रदेश के लोग कम हैं दिल्ली में, लेकिन बिहार के लोगों का बड़ा नंबर है। केजरीवाल जी को समझ में आता है, वो उन बिहारियों को एड्रेस करते हैं और सरकार बना लेते हैं। लेकिन बीजेपी को समझ में आता है, मनोज तिवारी को बिहार के कैमूर जिले के उस व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना देते हैं। कांग्रेस को नहीं समझ में आता है। शरद पवार जी को तो अपना मराठा राजनीति करनी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उत्तर भारतीयों का क्या मतलब है। उत्तर प्रदेश में माफ करिएगा, मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, कांग्रेस को नहीं फर्क पड़ता है कि अखिलेश यादव जी का कोई मतलब है। हरियाणा में चुनाव होता है, उनको नहीं फर्क पड़ता है कि कोई मतलब है। तो नहीं मतलब है तो भाई आप अपनी ढपली बजाओ,
कौन मना करेगा आपको? कौन का आपको रोकेगा? आप बीजेपी की इस बात की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। बीजेपी जिसके पास 10 वोट है उसका भी महत्व समझती है, लेकिन कांग्रेस जिसके पास 1 करोड़ वोट होगा उसको भी दरकिनार करती है। ये सबसे बड़ी कमी है। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, हम कांग्रेस से दुश्मनी नहीं है हमारी कोई। हम कांग्रेस को चाहते हैं कि वो बात को रखे। मैं एक अंदर की बात आपको बताता हूं। मनोज जी, क्या 2024 आप ये कह रहे हैं कि क्या आज इंडिया अलायंस जो तितर बितर लग रहा है वो अदानी नहीं बल्कि कांग्रेस की वजह से? हम तो ये कह रहे हैं कि निश्चित अदानी तौर ने पर पूरे इंडिया अलायंस के साथ षड्यंत्र कर दिया है और कुछ ऐसा खेल किया कि सब तितर बितर है। देखिए, अडानी में 2 शब्द हैं, आ दानी। आ दानी नंबर ए का मतलब 1 होता है, 1 नंबर का दानी है अदानी, बस। और बाकी आप सब बात भूल जाओ उसके लिए। ही इज नॉट ए पॉलिटिकल कोई पर्सनालिटी है। ए फॉर एक, दी फॉर अदानी, मतलब दान करने वाला। वो नंबर 1 का व्यक्ति है बीजेपी का, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। वो पैसा फेंक के तमाशा देखने वाला व्यक्ति है। मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। मैं माननीय जी के साथ मीटिंग में बैठा था 2024 के चुनाव से पहले, और बहुत कम लोग थे। उस मीटिंग में हमारे नेता ने एक बात कही थी कि अगर कांग्रेस 135 नहीं क्रॉस करेगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। ये हमारे नेता ने 2024 के चुनाव से पहले कह दिया था। अब सोचिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कैलकुलेशन है, बीजेपी को नहीं कैलकुलेशन, कांग्रेस को कैलकुलेशन नहीं आता है क्या? 100 के अंदर रह गए, 30 सीटें, अगर 35 सीटें कांग्रेस जीत लेती तो आप बताओ क्या बीजेपी की सरकार बन पाती क्या? और ये मत कहिएगा कि बीजेपी कांग्रेस जानबूझ के हार गई। जानबूझ के नहीं, कांग्रेस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, कांग्रेस के रणनीतिकारों से लेके, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी से लेके सब कुछ सोने। एक उदाहरण और दूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। पूरी पार्टी चिल्लाती, पूरे चुनाव भर जाति जनगणना की बात कौन किया कांग्रेस से? सिर्फ एक नेता, राहुल गांधी। क्या दूसरे व्यक्ति का नाम आप मुझे बता सकते हैं? ये सम्मानित पैनल क्या उस दूसरे व्यक्ति का नाम बता सकता है? क्या कमलनाथ ने बोला था? क्या किसी और नेता ने, किसी अशोक गहलोत ने बोला था? किसी और नंबर 2 के क्या वेणुगोपाल ने बोला था? किसी एक नेता का नाम बता दो कि वो कह रहे थे कि साहब हम जाति जनगणना कराएंगे और इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, अगड़ों में भी जो पीछे रह गए हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है, उन सब की बात हम करेंगे? किसी ने नहीं किया। कहां से आप जीत लोगे चुनाव? और आप, इंडिया गठबंधन तो तहस नहस तब हो जाएगा जब आपकी स्ट्रेटेजी नहीं बदलेगी। मैं बार बार एक बात कहता हूं नीलू जी, कि जो स्टेट लीडरशिप है कांग्रेस की, वो बहुत घातक है राहुल गांधी जी के लिए, कांग्रेस के लिए, और तमाम सारे उन नेताओं के लिए जो बीजेपी को चुनाव हराना चाहते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, और यही बात खत्म करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जी जी, अब आप ही की बातों पे मैं एक एक रिस्पॉन्स सबसे लेती हूँ और फिर अंतिम कमेंट आपके पास आऊंगी। अनिल जी क्या कहेंगे? जो बात अभी मनोज यादव जी ने कही है उस पर एक रिस्पॉन्स छोटा, हाँ, और उसके बाद फिर मैं सुनील जी मलिक साहब के पास जाऊंगी। जी बोलिए। अब मैं तो मतलब आपने जो कहा तो हमको तो लग रहा है अदानी है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो कांग्रेस के खिलाफ ही बंदूक लेकर के खड़े हैं मनोज जी। तो अब इसके बाद बहस की कोई गुंजाइश कहाँ है? लेकिन ये बात तो पहले भी बीआरएस के साथ मिल करके अखिलेश जी पूरा देश भर में बना रहे थे, तो बीआरएस का क्या हाल हुआ वो तो पता है। ममता बनर्जी भी यही कर रही थी। कांग्रेस के बगैर कोई राजनीति, भाजपा विरोधी राजनीति अगर हो सकती थी तो उन लोगों ने कर लिया था पहले भी, लेकिन उसका हश्र देख लिया। और अगर मान लिया कि उसके बाद भी उपचुनाव के जो रिजल्ट्स हैं और जो बिहार में जो रिजल्ट्स आए लोकसभा में वो भी पता चल गया। कोशिश करके तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस को पूरा किनारे रखा और अकेले पूरा टिम 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 करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस की नैरेटिव के ही आधार पर जो सफलता मिली है, एकदम मैं 100% सहमत हूँ सुनील शुक्ला जी के। कांग्रेस बहुत बुरी है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसके अंदर स्लीपर सेल है बीजेपी का, उसमें अडानी समर्थक भी हैं, बहुत करप्ट जो है लिगेसी है उनका, बहुत सारे लीडर्स की। इसमें कोई किसी को इनकार नहीं है। लेकिन क्या ये इंडिया गठबंधन के घटक दलों का मुद्दा है? ये उनका मुद्दा नहीं है। उनका मुद्दा ये है कि बीजेपी को पराजित करने के लिए किस तरह से गठबंधन बनता है, और वो गठबंधन बन के उसने ताकत भी दिखाई। 135 सीटें नहीं आई तो बिहार में क्या किया तेजस्वी जी ने? कहीं किसी को चलने दिया? पहले सीट से अनाउंस कर रहे थे लालू जी, और मेरे कंस्टिट्यूंसी में तो मुंगेर के बात कर रहा हूँ,
एक क्रिमिनल की वाइफ को दिया टिकट। उसी समय वहां सीपीएम के सारे गठबंधन के लोग थे, उन लोगों ने कहा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किसका, सबके यहाँ ये प्रॉब्लम है, आपके यहाँ नहीं है क्या? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, और ये सारी बुराइयां कांग्रेस के साथ साथ बाकी पार्टियों में भी है। लेकिन वो सवाल नहीं है, सवाल है क्या कि देश में जो मुद्दे हैं, आप जाति जंग, आप बताइए कि ये कांग्रेस की नीतियों के भी खिलाफ है, जाति जनगणना में के बारे में की नीति के खिलाफ है, उसका जो है रणनीति के भी खिलाफ है। तो इंडिया गठबंधन में अगर आप ढूंढ रही हैं उसके टूटने के आसार, तो इसमें कौन सी, मतलब तो दिखाई दे रहा है जिस तरह से अटैक कर रहे हैं। और अब जो जिस तरह से वहां पर सीट को लेकर के कौन नहीं मांग रहा था, जहां आपकी है भी नहीं वहां भी सीट लेने के लिए तैयार थे। आपने कौन सा ऐसी आपने दिखलाई, क्या कहते हैं, सदाशयता की हरियाणा जाकर के हमको बोले या ना बोले हम बीजेपी को हराएंगे, ऐसा तो कोई ऐलान नहीं किया। ये थोड़े ही है कि कांग्रेस गई, लेकिन कांग्रेस के आपने कौन हरा लिया उनको इसके पहले विधानसभा में, और लगातार इलेक्शन हारते रहे। और लालू जी ने, वो नैरेटिव तो क्लियर है, लालू जी यही समीकरण, यही विरोध बीजेपी का और सांप्रदायिकता का। क्या हालत हुई आरजेडी की थी, इंडिया गठबंधन मतलब महागठबंधन, वहां पहले बिहार में बना महागठबंधन, उसने सफलता हासिल की। मनोज जी बोलना चाह रहे हैं, अनिल जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। ये हमको लग रहा है, एक मिनट लास्ट, मनोज जी आपका नंबर आएगा, उससे बोलिएगा। एक मिनट रखिए, आपका समय आएगा। एक मिनट मनोज जी, ये मैं जब भी देखता हूँ ऐसा ही बीआरएस के साथ मिलकर के अखिलेश और वो ढूंढ रही थी ममता बनर्जी अलायंस, बीआरएस और ये सब मिलकर के कोई अलायंस बन सकता था, और ये वही बात कर रही हैं अभी ममता बनर्जी और अखिलेश जी भी उसी टोन पर बात कर रहे हैं। ये इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने हथियार डाल दिया है बीजेपी के सामने, और कोई गठबंधन चलने नहीं देना। बड़ी बात खींच जाएगी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना, बेकार हो जाएगा। मैं अपनी महत्वपूर्ण बात करूंगा। हम लोग सबको सुन लीजिए, आप भी एक लाइन में बोल दूं, इसके बाद मैं एक लाइन बोल के मैं चला जाऊंगा। आप बोलिए, एक लाइन आप चाहिए, आप रुकिए, बस अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। हाँ बोलिए सुनील जी, आप बस मनोज जी की बात पे रिस्पॉन्ड करिए और फिर मैं मलिक जी से बोल के फिर मैं मनोज जी के पास आती हूँ। हाँ बोलिए सुनील जी, बोलिए। अच्छा, आप सोचे केपी साहब बोलेंगे उसके बाद नहीं, ना बोलिए। पहला मनोज जी ने जो बातें कही, कोई इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस के में स्लीपर सेल बहुत है, इससे कोई नहीं इनकार कर सकता। अगर नहीं होते और उनकी अपनी कमजोरियां नहीं होती तो इतना बुरा हाल क्यों हो जाता। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया दल समूह को या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की राजनीति को इस देश में या विभिन्न राज्यों में चलाने की जिम्मेदारी केवल कांग्रेस के ऊपर है? समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, आरजेडी के पास नहीं है, ममता जी के पास ये जिम्मेदारी नहीं बनती। समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी बनी है, तब से केवल अधिकतम 4 सीटें जीती है मध्य प्रदेश में, और आपको 5 सीट चाहिए। और जब आपको सीट नहीं मिलेगी तो आप 250 सीटों में चुनाव लड़ने चले जाएंगे। क्या विपक्ष की राजनीति करने वाले व्यक्ति के लिए यह एक जिम्मेदाराना व्यवहार था? हरियाणा के चुनाव में चले जाइए आप, निश्चित रूप से अहिरवाल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी की या समाजवादी पार्टी के समर्थकों की संख्या हो सकती है। माना कांग्रेस ने कोई जगह नहीं दी। हरियाणा में कब चुनाव जीते हैं आप? कितने सीटों पर जीते हैं? और अगर वहां चुनाव हो रहा था तो राव साहब तो आपके रिश्तेदार थे, क्या चुनाव में गए आप? न तो आप गठबंधन के लिए गए और न अपने रिश्तेदार के लिए गए। तेज प्रताप यादव को भेज करके आपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लिया। तेजस्वी यादव जो अनिल जी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने कितनी बार बुलाया बिहार में राहुल गांधी को? इसमें तो कोई बहस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की राजनीति का चेहरा आज देश में राहुल गांधी है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इंडिया दल समूह अगर उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहता है तो उसको अखिलेश यादव को ही आगे करना पड़ेगा, वो अपने और किसी के बुत नहीं राजनीति कर सकता। लेकिन केवल अखिलेश यादव बीजेपी से लड़ लेंगे, ये संभव नहीं है।
अखिलेश यादव को भी एक राजनीतिक परसेप्शन और एक नैरेटिव बनाने के लिए लोगों में, भाई ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो है वो, लेकिन समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ तो गए। अपने मतों का जब स्थापना काल से लेकर के अपने चरमोत्कर्ष में, जब माने नेताजी जैसे लोगों का आधिपत्य रहा है, उसके बाद भी मत प्रतिशत कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बढ़ गया इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कब सड़क पर निकली? किस जगह उन्होंने संघर्ष करते हुए दिखाई पड़े? आप आमने सामने कहां दिखाई पड़े? आप हाथरस गए, कि आप लखीमपुर खीरी गए, कि आप जब किसी आपके नेता का, चाहे आपके समर्थक का, चाहे आपके समूह के लोगों का मकान गिराया गया तो आप वहां खड़े हुए? कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, ठीक है, सवाल नहीं है। तो मेरा अपना मानना यह है कि निश्चित रूप से कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे तो इंडिया दल समूह तो अपने आप ही खर जाएगा। उस लड़ाई को तो, अगर विपक्ष की विश्वसनीयता बनी हुई है तो कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों के कारण बनी हुई है, बयानबाजी की वजह से नहीं बनी हुई है। कांग्रेस सड़क पर है, लोगों के बीच में है, और कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि जिन राज्यों में जो राजनीतिक दल मजबूत है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, कोई भी राजनीति बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के आप नहीं कर सकते। अखिलेश जी की मौजूदगी आवश्यक है, उनके कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों, उनके संसाधनों, उनके लॉजिस्टिक्स सबका उपयोग करना पड़ेगा आपको। लेकिन इन्हीं के बूते अखिलेश जी अपने बूते गैर बीजेपी राजनीति कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। ठीक है, अब मैं मलिक साहब के पास आती हूँ। मलिक साहब, एक क्विक रिस्पांस जो मनोज जी ने कहा, उसके बाद फिर मैं सबका निचोड़ में मनोज जी से पूछूंगी क्या कहेंगे अंत में। जी मलिक साहब बोलिए। देखिए नीलू जी, मैं यहाँ पे जाट वाली और किसान वाली एक बात कहना चाहता हूँ, और मैंने अनिल जी की, सुनील जी की बात भी उसमें आ जाएगी, कि नुकसान में या टोटे में लड़ाई होती है। ये इंडिया गठबंधन को 20 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ है, टोटा आ गया है उसमें, ये इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की 20 सीटें बढ़ जाती, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा होता। दूसरी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस में तमाम बुराइयां हैं, ये सब इस बात को मान रहे हैं, चाहे वो मनोज जी हो, अनिल जी हो, सुनील जी, तमाम कमियां हैं, और हम भी मानते हैं उसमें कि उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, अंदर खाते अडानी के लोग भी हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो लड़ाई हो रही है भाजपा के खिलाफ, ये खाली सियासी दल ही नहीं लड़, ये जनता भी लड़ रही है। और एक बहुत बड़ी बात सुनील जी ने कही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी संख्या में वोट दिया है, क्योंकि वो भाजपा से त्रस्त हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये समझनी होगी समाजवादी पार्टी को। और ये भी बात सुनील जी ने कही है कि समाजवादी पार्टी ने, अगर हम लोकसभा के चुनाव से 8 महीने पहले देखें, कोई बड़ा कार्यक्रम राजनीतिक ऐसा नहीं किया कि जिससे लोग कहें कि सड़कों पे समाजवादी पार्टी थी। इनको तो ट्विटर की पार्टी लोग कहते थे, अखिलेश जी का ट्वीट आ जाता। खैर, दूसरी बात मैं यहां से हटके ये कहता हूं कि आज मोदी और अमित शाह जो घबराए हुए हैं, वो कई मोर्चे पे लड़ाई हो रही है। सबसे बड़ा मोर्चा अडानी का है, जिस पे विपक्ष मुख्य तौर पे हाउस में घेर रहा है उनको, और वो इस मुद्दे पे घेरना नहीं चाहते। अब तो अमेरिका ने भी सर्टिफिकेट दे दिया अडानी के भ्रष्टाचार को। इधर किसानों का मुद्दा चल रहा है, पंजाब के किसान हो या उत्तर प्रदेश के किसान बॉर्डर पे आके बैठ गए। इधर महाराष्ट्र में ये चुनाव आयोग का और महाराष्ट्र का ईवीएम का इशू चल रहा है, जो बहुत बड़ा इशू है, जिसपे भाजपा और केंद्र की सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। ये बहुत सारे तमाम इशू हैं जिससे बचने के लिए नए नए ये शगुफे जो है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार चलाना चाहती है, ताकि डिफरेंट मुद्दे हो जाए। और निश्चित तौर पे, जैसे कि नीलू जी आपने कहा था, मुझे नहीं लगता कि जो निश्चित समय तय किया गया है कि 20 दिसंबर तक लोकसभा चलेगी, ये मुझे लगता है अगले हफ्ते ही इसको सैनिटाइज कर देंगे किस दिन इसी मुद्दे पे कह के, क्योंकि ये सामना ही नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए ये कहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल हो, समाजवादी पार्टी बधाई की पात्र है कि उसने बहुत अच्छे नंबर उत्तर प्रदेश में लिए हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस लड़ाई में जनता भी शामिल है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भी कोई भी सियासी दल हो। ये लड़ाई जनता लड़ रही है और जनता आपके साथ है। और ये जिस तरह से त्रस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से जगह जगह है, और जो भारतीय जनता पार्टी नामक नाव है उसमें जो छेद हो रहे हैं,
वो एक छेद को बंद करने की कोशिश करते हैं, दूसरा छेद से पानी आना शुरू हो जाता है, उसको बंद करते हैं, तीसरे से आ जाता है। अब आज इतने सारे इश्यू हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी की सिरदर्दी बने हुए हैं। इनसे कैसे बचा जाए, वो इस पे लगे हुए हैं। आप इससे छोटी घटना देख सकते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है कि एक 50,000 की गड्डी आप वहां हाउस में गिरा देते हैं और उसी पे आप जो है कुछ चर्चा होने नहीं देते, हाउस को अर्जन कर देते हैं। खड़गे साहब कहते हैं, जो एलओपी लीडर है राज्यसभा में, कि भाई इस पर चर्चा की जाए, इसकी जांच की जाए। और वो 1 घंटे का भी काम नहीं है जांच का, सीसीटीवी निकाल के आप जांच कर लीजिए। 24 घंटे वहां पे अंदर रिकॉर्डिंग होती है, कौन आया, कौन रख के गया, किसका गिरा, कहीं सिंघवी जी के बैग से तो नहीं गिर गया, उनकी पॉकेट से तो नहीं गिर गया, तो उनका दे दीजिए, बात खत्म हो गई। लेकिन उसको इशू बनाना, हाउस को एडजन करना, ये हमें समझने की आवश्यकता है कि वो मुद्दों से भटकाना चाहते हैं और अडवाणी के विषय पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। जी मनोज जी, अब अंत में क्या कहेंगे? आज पूरी चर्चा का विषय ही ये था कि अदानी ने इंडिया अलायंस को तितर-बितर कर दिया है। इसी बहाने आज सारे पार्टीज के बीच में इस समय क्या इक्वेशन है उसकी भी चर्चा हो गई। आपने ये कहा, आपने कांग्रेस को ब्लेम किया कि भाई कांग्रेस मदद जिस तरह से कांग्रेस को करनी चाहिए, आपने कांग्रेस को उतना प्रॉमिसिंग नहीं पाया। तो अब ये अदानी इंडिया अलायंस को किधर लेके जाएंगे? क्या इंडिया अलायंस का अस्तित्व बिल्कुल खत्म हो चुका है? हम क्या ये माने? जी। बकौल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान है, ये मेरा नहीं है। 2-2 टेम्पो पैसा अडानी अंबानी ने कांग्रेस को भेजा, ये मेरा बयान नहीं है, प्रधानमंत्री ने दिया है। और भारत के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसको सीरियस लेना चाहिए, हमको, आप सबको। हमारी पार्टी का नाम नहीं लिया था। अगर कांग्रेस सब कुछ बहुत बेहतर कर रही है तो मेरे 2 सवाल हैं। पहला, जहां पे कांग्रेस का कोई एलाई पार्टनर नहीं था, ऊपर से चलते हैं हिमालय की श्रेणियों से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान, कोई एलाई पार्टनर नहीं था। गोवा, आपका कर्नाटका, आपका तेलंगाना, कोई एलाई पार्टनर नहीं था। दक्षिण भारत की राजनीति को छोड़ दीजिए, तो इन राज्यों के बारे में मुझे बताइए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? कौन सी स्ट्रेटेजी थी? बिहार में आपको सीट मिली गठबंधन की वजह से, महाराष्ट्र में आपको सीट मिली गठबंधन की वजह से, उत्तर प्रदेश में आपको सीट मिली गठबंधन की वजह से। जिन जिन राज्यों में गठबंधन था उसके दम पे आप सीट पाए। बाकी साउथ इंडिया की राजनीति में मेरा कोई सवाल नहीं, वहां बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके लिए धर्म पहले नहीं है, उनके लिए हिंदुत्व पहले नहीं है, उनके लिए अधिकार पहले है। दे आर वेल एजुकेटेड पर्सन, उसमें 2 राय नहीं है। उत्तर भारत में सबके लिए पहले भगवान राम है, सबसे पहले उनके लिए मंदिर है, सबसे पहले उनके लिए हिंदुत्व है। तो कौन लोग हैं, किस तरह की राजनीति करते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। हम अपनी गलती मानते हैं, स्वीकार करते हैं। हम 17 सीट आपको देते हैं एक सांसद पे, अगर काउंट करोगे तो 85 नंबर होंगे विधानसभा के, और हमारा कोई जनाधार नहीं है मध्य प्रदेश में, हमको आप 1 सीट भी नहीं देते हो। कितना बड़ा आपका सोच समझ है, कितनी कम्युनिटी यादों की। मैं जातिवादी राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी कितना शार्प माइंड लगाती है, बाबूलाल गौड़ जी को रखा मुख्यमंत्री, इसके बाद उप मुख्यमंत्री, उस पूरी वोट पे आपने उन्होंने अपना व्यक्ति रखा, उसको सामने रखा, मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया। आपने कौन सी स्ट्रेटेजी की? लेकिन मनोज जी, अब आपसे मैं ये जानना चाह एक रही हूँ मिनट, कि मतलब क्या मैं है? एक लाइन में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी क्या हिस्सा नहीं रहेगी इंडिया अलायंस का? क्या इतना क्यों गुस्सा नहीं आप रहेगी? मैं गुस्सा इसलिए हूं कि साहब अभी आपको सबकी नहीं, गलती एक है। मिनट, रुक अभी जाइए अनिल नीलू जी। जी आपको लग रहा है क्या कि ये हिस्सा कैसे नहीं है हिस्सा? अनिल जी ये सब मत कहिए प्लीज, मैं अपनी बात कहने दीजिए। हम लोग कोई भाजपा में थोड़ी नहीं है कि एनडीए में किसी की औकात नहीं कि ना बोले, ना नीतीश बोले, ना नायडू बोले, ना फलाने बोले, ना धमाके बोले। ये इंडिया गठबंधन है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं जो बात मैं कह रहा हूं मेरी गलत हो तो आप सब लोग मुझे क्रिटिसाइज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप इन स्टेटों की राजनीति का पूरा उठा के देख लीजिए। आपने जाट की राजनीति तय कर ली कि साहब हम हरियाणा में जाट की राजनीति करेंगे, क्यों दूसरी कम्युनिटी को जोड़ने का काम नहीं करेंगे आप? और फिर उससे कमजोरी सिर्फ कांग्रेस की नहीं आती है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की कमजोरी आती है
क्या कांग्रेस के रणनीतिकारों को ये बात नहीं समझ में आती है क्या? क्या उन लोगों को इस पे चर्चा नीलू जी नहीं करनी चाहिए क्या? क्या समाजवादी पार्टी के विधायक महाराष्ट्र के उनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए क्या? क्या उनको सम्मान से नहीं बुलाना चाहिए क्या? आप सोचते हो हम अपमान करते रहे और हम सुनते रहे? फिर भी हम कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि आदरणीय नेताजी ने कहा था कि जब कांग्रेस बुरे दौर में होगी तो उसके साथ जरूर खड़े होना, क्योंकि वो उसी तरह के हैं जैसे हम हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने वाले। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के कमलनाथ के खिलाफ जरूर हैं, जो अखिलेश वखिलेश कहते हैं। हम दीपक हुड्डा के खिलाफ जरूर हैं, जो कहते हैं कि यहाँ इनका कोई जनाधार नहीं है। हम ऐसे नेताओं के खिलाफ हैं। मैंने अभी तक अपनी डिबेट में नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गलत वर्ड है गठबंधन के किसी भी लीडर के द्वारा कहा गया हुआ। तो ये कांग्रेस के जो लीडरशिप है स्टेट की, उनको समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो नुकसान सबका है। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे सभी के घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान नहीं है। तो ये बात समझ लें कि जिनसे लड़ाई है वो बड़े निर्मोही, निर्मम, दुष्ट, दुराचारी, अत्याचारी, अभिव्यभिचारी सब प्रकार के लोग हैं। और कृपया आरएसएस को अपने अंदर मत समाहित करिए। समाजवादी पार्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन जो अपमान करेगा उसको भी मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। नीलू जी इतना याद रखिएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं, गुस्सा सबको आती है, लेकिन हम इंडिया गठबंधन में किसी के खिलाफ नहीं है। खड़गे जी बड़े नेता हैं, उनका भी सम्मान, राहुल गांधी जी का बहुत सम्मान। और हमारे नेता ने सबसे पहले खड़े होकर चिल्ला के कहा था तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई जात पूछने की? क्यों? क्योंकि वो एक उनकी माता इस देश के अलावा दूसरी जगह से आती है, तो ये पूछा जाएगा उनके परिवार में भारतीय जो कानून बना है शादी करने का कि कोई किसी से भी शादी कर सकता है, तो कोई चिढ़ाने का काम करेगा? किसी ठाकुर का लड़का मुख्यमंत्री का चिढ़ाने का काम करेगा कि तुम्हारे बाप की जाति क्या है, तुम्हारी जाति का कोई अता पता नहीं है? समाजवादी पार्टी खड़े होकर कहेगी, क्योंकि अत्याचार वहां सम्मान अपमान करने की कोशिश बीजेपी के लोग राहुल गांधी का कर रहे थे, कोई दूसरा नहीं खड़ा हुआ था। हमारे नेता अखिलेश यादव खड़े हुए थे। इसलिए कम से कम हम आपके सम्मान के लिए लड़ते हैं, तो 5 सीट बड़ी बात नहीं होती है। आप तो चले जाते हो महाभारत काल में कि हम 5 गांव मांगे, आपने कहा हम सुई नोक की सुई के बराबर जमीन नहीं देंगे। ये सोच लेना उन लीडरशिप वाले जो आपके स्टेट लीडरशिप वाले हैं कि उनकी बात मानोगे कि देश की जनता की बात मानोगे। यही मेरा कहना है जी। एक लाइन बस एक लाइन कहूंगा कि ये जो है, जो नाराजगी इन्होंने मनोज जी ने व्यक्त की, क्या चुनाव लूट लिया पूरा महाराष्ट्र में, उसके लिए वो नाराज नहीं है। रामपुर में लोगों को वोट नहीं देने दिया, उसके लिए नाराज नहीं है। कुंदकी क्या नाम है वो चुनाव है, हाँ वहां पर हम बात किसी मुद्दे पे कर रहे हैं। आप अब चुनाव नहीं, वो तो लुटेरे ही हैं। उसके लिए अनिल जी वो लुटेरे ही हैं। हाँ तो वो मैंने उनको शब्द दिया ठग साफ हिंदुस्तान, साफ हिंदुस्तान, ठग साफ हिंदुस्तान। मैं तो कहता ही हूँ ठग साफ हिंदुस्तान। मनोज जी आप जितना क्रोधित है, ये क्रोधित जो है आप नहीं है। आपको तो प्रधानमंत्री लग रहे हैं वो, जो कि टेम्पो में भर के रुपया, वो उनको आपको नजर नहीं आ रहा है कि अडानी का पूरा तंत्र वही चला रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत अशुभ संकेत है भारत, मतलब जो विपक्ष की राजनीति है उसके लिए। मैं उसको देख रहा हूँ। ये 5 सीट और 4 सीट जो है उसमें आपने भी बहुत सीटें हारी है। 2 इलेक्शंस विधानसभा के हारे हैं, इसके पहले भी इलेक्शंस हारे। इलेक्शंस में अगर कोई सीट ना मिले नहीं मिले, इससे कुछ नहीं। असल में है क्या कि कितना आप उनके विरोध में, आपका जो क्रोध दिख रहा है कांग्रेस पर दिख रहा है, ये मेरे लिए कम से कम बहुत अनकंफर्टेबल और असुविधाजनक है। ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। मैं एक लाइन बोलूंगा, सिर्फ एक लाइन, 5 सेकंड की, 5 सेकंड की एक लाइन। ईवीएम पे इतना बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी पिछले लगभग 7-8 सालों से उठा रही, कांग्रेस क्यों नहीं उठा रही? मेरा सीधा सा सवाल है, कांग्रेस को क्या बीमारी है भाई? क्यों नहीं ईवीएम पे सवाल उठाती? सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, क्यों नहीं सड़क पे उतरती? ईवीएम पे सबको एकजुट करके क्यों नहीं खिलाफ में ये बात कहती है? क्यों इतने साल खामोश रही? ये मेरा सवाल है। जनता ये कह रही है, इसलिए मैं अनिल जी ये बात पूछ रहा हूं।
हमसे पूछ रही कांग्रेस क्यों नहीं कहती ईवीएम के बारे में कभी कुछ? हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं ईवीएम को लेके। आप लोग क्या, हम कांग्रेस के दुश्मन नहीं विपक्ष है। से और कांग्रेस से सवाल करना ये बहुत ही अशुभ है। नहीं नहीं संकेत। ठीक है, सवाल जो है आप दूसरी तरफ बात को ले जा रहे हैं, मेरा वो मंतव्य नहीं है। ये डिबेट एंडलेस कल हो हम ही जाएगी। कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, दूसरा नहीं आएगा, ये फिर मैं बता रहा हूं, हम ही खड़े होंगे उनके साथ। अभी तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है। अब वो तो जब इंडिया अलायंस की अगली बैठक कब होगी, कब इस तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टीज बातचीत करेंगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी ताकत है और वो ताकत अदानी की है, जिसने कि आज बिल्कुल इंडिया अलायंस को तितर बितर करके रख दिया है। कौन सी पार्टी किससे लड़ रही है मैं अभी उतने डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन आज इस 1 घंटे 30 सेकंड में कुछ मिनटों में आपको ये झलक जरूर मिल गई कि इस समय हालात क्या है इंडिया अलायंस के। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील जी, अनिल जी, मनोज जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।